एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर के वीडियो में। 4 सितंबर 2023 फुल पत्ती वाली क्लास के करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है। तो वो कौन सा रॉकेट है? वो है PSLV C57 रॉकेट है। इसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। और ये जो है कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। कितना? 11:50 पे ये लॉन्च किया गया था। और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में, यहाँ से ये किया गया था। और ये PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और PSLV की ये 59वीं उड़ान है। 59वीं उड़ान थी PSLV की। और ये भारत की पहली सूर्य आधारित वेधशाला थी। क्या? आदित्य L1 जो है ये भारत की पहली सूर्य आधारित वेधशाला ऑब्जर्वेटरी है ये। और 23 अगस्त को अभी राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन मनाया गया था। तो 23 अगस्त को क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन मनाया गया था। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। चंद्रयान 3 ये अभी 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली भी कहा जाता है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। और ये जहाँ पे लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट बोला गया। जहाँ पर विक्रम लैंड किया था तो उसको क्या बोला गया? शिव शक्ति पॉइंट बोला गया है। और DSSAR ये सिंगापुर का उपग्रह है और इसको PSLV C56 द्वारा लॉन्च किया गया है। और पार्कर सोलर मिशन है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन, जो कि 2018 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन है। और सूर्य मिशन कौन कौन से? एक तो सोहो मिशन नासा का था, एक यूलियस मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इसका था। और NVS-01 ये है नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है, जिसको GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाइकू ने कहाँ भीषण तबाही मचाई, जो कि एक समुद्री तूफान है। तो समुद्री तूफान हाइकू कहाँ पे भीषण तबाही मचाई है? तो ये कहाँ पे मचाई है? ताइवान में मचाई है। अच्छा, ताइवान ये फार्मेसा द्वीप पे ताइवान स्थित है। और एक सावोला तूफान आया था, ये कहाँ आया था? ये हांगकांग में आया था। अच्छा, चक्रवात आया था। हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं चक्रवात को। अच्छा, चक्रवात आता है तो वहाँ पे निम्न वायु दाब का केंद्र होता है और भारी वर्षा होती है। तो साइक्लोन जो चक्रवात है। हरिकेन कहाँ आता है? ये आता है कैरेबियन सागर में, तूफान को हरिकेन कहा जाता है। विली विलेज कहाँ आता है? ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। टॉर्नेडो ये अमेरिका में कहा जाता है तूफान, चक्रवात तूफान। और टाइफून ये चीन सागर में कहा जाता है। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। अभी बिपरजॉय जो आया था ये कहाँ था? अरब सागर में आया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो ये बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था। अच्छा, बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? विपत्ति इसका मतलब होता है, विपत्ति संकट इसका मतलब होता है। अच्छा, मोचा आया था। मोचा ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण यमन ने किया था। और असनी ये श्रीलंका ने इसका नाम रखा था, ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था। और इडालिया तूफान ये फ्लोरिडा अमेरिका में आया था, इडालिया तूफान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इनका नाम भी थोड़ा अजीब है, षणमुगरत्ना इनका नाम है। और कहाँ के ये चुने गए हैं राष्ट्रपति? तो ये सिंगापुर के चुने गए हैं। और ये 9वें राष्ट्रपति हैं वहाँ के। और किस पार्टी के थे? तो ये पीपल एक्शन पार्टी है। इन्होंने 70% वोट पाया है वहाँ पे। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष तक रहने वाला है। और ये जो है ये षणमुगरत्ना ये जो है IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, IMF आया तो देख लेते हैं हम लोग इसको। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई थी, इसलिए इन दोनों को जुड़वा बहन भी कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक को और IMF को। अच्छा, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें का नवीनतम सदस्य कौन सा है IMF का? तो 190 नंबर का एंडोरा बना है। अच्छा, इसकी हेड कौन है IMF की? तो क्रिस्टेलियो जॉर्जिवा इसकी हेड हैं। अच्छा, IMF जारी करता है एक रिपोर्ट, क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। कौन जारी करता है? तो ये IMF जारी करता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज के। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग।
निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजय रेड्डी हैं। और राष्ट्रपति चुनाव पद्धति ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा आर्टिकल 71 में दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही चुनाव विवाद का निपटारा होता है राष्ट्रपति के। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो किसे नामित किया गया है? तो शक्तिकांत दास को किया गया है। वैसे तो विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंक 3 नामित किए गए हैं जिसको A+ रेटिंग मिली है, तो उसमें भारत भी है, तो भारत के शक्तिकांत दास हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला तो स्विट्जरलैंड है, वियतनाम और भारत, इन 3 को विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंकर का रेटिंग मिला है, A+ रेटिंग मिली है। और ये शक्तिकांत दास जो है ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर, और शक्तिकांत दास को ही गवर्नर ऑफ द ईयर अभी जून 2023 में ही दिया गया है। कहाँ पे? लंदन में दिया गया था ये। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक में पहली महिला गवर्नर कौन बनी है अभी? तो ये मिशेल बुलाक बनी है, पहली महिला है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, मिशेल बुलाक है। अच्छा, RBI की स्थापना कब हुई थी? अब RBI आया है तो RBI को देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के द्वारा हुई थी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को एंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग भी कहा जाता है, इसके सिफारिश पर हुई थी। अच्छा, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो ओस्मान स्मिथ पहले गवर्नर थे, और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख बनाए गए थे। ये तो पहले गवर्नर थे, और लेकिन पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे पहले भारतीय गवर्नर। अच्छा, लोक सेवा आयोग देख लेते हैं हम लोग। लोक सेवा आयोग ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके द्वारा ली आयोग के सिफारिश पर 1926 में हुआ था। एक्ट कौन सा था? 1919 का था, और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी ली आयोग की सिफारिश पर। ये तो हम बता ही चुके कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं। अच्छा, रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट कहते हैं, और ये रेपो रेट को डिसाइड कौन करता है? तो मौद्रिक नीति समिति करता है, और ये 1 साल में 6 बार के लिए होता है, तो मतलब हर 2-2 महीने पे होता है। इसमें 6 सदस्य होते हैं, और इसमें RBI का जो गवर्नर होता है वही इसका प्रमुख होता है। अच्छा, उद्गम पोर्टल ये भी RBI के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, और ये किस लिए किया गया है? इसका क्या काम है जो लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक में जो लावारिस धन होता है उसका हकदार कौन है, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो कौन सा है? वो है जॉर्जिया। और ये जो USA में 50 टोटल प्रांत हैं, तो USA की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। अच्छा, DC का यहाँ क्या मतलब है? बार बार DC आता है तो उसका कुछ तो मतलब होगा, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है DC का मतलब। और विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है अमेरिका का ही है, और यहाँ पर 7 अनुच्छेद हैं संविधान में। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में? तो जो बाइडेन यहाँ के प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट तो हमारी बुआ कमला हैरिस जी हैं। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है अमेरिका में? तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। 1776 को ये आज़ाद हो गया था। किससे? इंग्लैंड से आज़ाद हो गया। मतलब ये भी गुलाम बना था, लेकिन आज़ाद होने के बाद ये कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया, आज चौधरी बन के बैठा है ये। और ये जॉर्जिया है, तो जॉर्जिया में ही अभी हिंदू फोबिया प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसकी निंदा करने पे मतलब हिंदुओं से डर लगना, इसकी निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला कौन है? जॉर्जिया ही है, यहाँ पे हुआ था। अच्छा, वाशिंगटन DC ये पोटामैक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे, शिकागो मिशिगन झील के किनारे, शंघाई यांगटीसी नदी के किनारे है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। और सबसे गहरी झील बैकाल झील है साइबेरिया में। और सबसे अधिक लवणता युक्त झील कौन सी है? वानगोलू, जो कि टर्की में है, ये है। अन्य तथ्य देख लेते हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय पोषण माह ये सितंबर माह में मनाया जाता है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2023 है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहाँ से लिया गया है? ये प्रक्रिया तो अमेरिका से लिया गया है, और भारत में भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 में। और हाइड्रोफोबिया ये पानी से डर लगना, ये कौन सा रोग है? हाइड्रोफोबिया रेबीज रोग है, जो कि रेबडो वायरस से होता है। अगर ये किसी को हो गया तो इसमें 100% मौत की श्योरिटी रहती है। नेक्स्ट है, किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो अभी हाल ही में मिला है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि 14वीं है, इसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है।
और ONGC विदेश लिमिटेड, इसको अभी हाल ही में मिला है, जो है 13वें नंबर की नवरत्न कंपनी बनी है। और RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, ये 12वें नंबर की बनी है। टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई? 14 हो गई। वैसे तो पहले 15 थी, लेकिन जो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ये पहले नवरत्न कंपनी थी, लेकिन ये महारत्न बन गई अभी हाल ही में। तो ये महारत्न बनने के बाद अब कितनी, अब फिर से 14 कंपनियां हो गई। नहीं तो वैसे 15 होती अगर ये महारत्न नहीं बनी होती ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये महारत्न बनी है, तो ये 13वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी है। तो महारत्न कंपनियाँ कितनी है? ये महारत्न कंपनियाँ 13 है, और नवरत्न कंपनी कितनी है? तो 14 है। तो महारत्न 13, नवरत्न कितनी? 14 कंपनियां हैं। अच्छा, REL ग्रामीण विद्युतीकरण, ये 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। यूरिया गोल्ड, सल्फर गंधक युक्त यूरिया है ये अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा राजस्थान में इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो वो कौन से भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है? ये मिला है शांता थोटम को, जो कि तेलंगाना के हैं, इनको मिला है ये अवार्ड। और ये जो है समावेशी और गुणवत्तामूलक शिक्षा पर काम किए थे, इसलिए इनको मिला है। और ये ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का जो पहला आयोजन अभी मास्को रूस में हुआ है, वहीं पर वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है। तो शांता थोटम को मिला है ये। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तो ब्रिक्स 2023 का मेज़बान देश साउथ अफ्रीका है, और इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था, यकिन्सबर्ग रूस में हुआ था। और इसमें जो है ये जो साउथ अफ्रीका है, ये 2010 में जुड़ा था। कब? 2010 में जुड़ा था। अच्छा, ब्रिक्स में करंट मेंबर कितने हैं? तो यही है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है। अब अगली जो बैठक होगी, आयोजन होगा, तो ब्राज़ील ही करेगा। ऐसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका करता है, तो अब ब्राज़ील की बारी है। और इसमें 9 में जो है नए मेंबर 6 ऐड हुए हैं, जो कि 2024 में मेंबरशिप लेंगे। तो कौन कौन से हैं 6? अर्जेंटीना है, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और संयुक्त अरब अमीरात UAE है। तो ये 2024 में मेंबरशिप लेंगे इसमें। नेक्स्ट है कि G20 शेरपा की चौथी बैठक का कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये की गई है नूह, हरियाणा में की गई है। ये शेरपा वाली बैठक है। तो पहली शेरपा की बैठक कहाँ हुई थी? उदयपुर, राजस्थान में हुई थी। और G20 शिखर सम्मेलन अभी सितंबर में, यही 9-10 सितंबर को होने वाला है, नई दिल्ली में होने वाला है। इसके बाद G20 का नहीं आएगा, ये अंतिम है शिखर सम्मेलन। और G20 में टोटल 19 देश है, यूरोपियन यूनियन है, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, चलो इसका हेडक्वार्टर नहीं याद करना पड़ेगा। और 2023 में G20 की होस्ट कंट्री कौन है? तो इंडिया है, और ये 18वें क्रम का है। ये क्रम भी पूछा जा सकता है, तो किस क्रम का है? तो 18वें क्रम का है ये। अच्छा, हरियाणा आया है। तो राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में ही है। और फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला लगता है, वो भी हरियाणा में ही है। इसको याद रखिएगा, इसको लिखे नहीं हैं हम। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये R माधवन, रंगनाथन माधवन है, इनको किया गया है। भारतीय फिल्म एंड TV संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ये पुणे है, पूर्ण दिख रहा है, ऐसे लिखे हैं। शेखर कपूर की जगह पे R माधवन बने हैं, इसके पहले शेखर कपूर थे। अच्छा, अभी 69वां नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। तो इसमें बेस्ट फीचर की फिल्म कौन सी थी? तो रॉकेटरी ही थी, जिसमें R माधवन थे। इन्होंने इसको डायरेक्ट भी किया है, और ये इसमें एक्टर भी थे। इन्होंने नाबी नारायण जो साइंटिस्ट थे, उनका किरदार इसमें इन्होंने निर्देशित किया है। और अच्छा, इसमें जो है नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो अल्लू अर्जुन को दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है। और इसमें बेस्ट हिंदी फिल्म कौन सी है? तो सरदार उद्यम बेस्ट हिंदी फिल्म है। ये देखिए, ये R माधवन है, ये इनको तो जानते ही होंगे आप लोग। और ये कौन है? इनकी फ़ोटो थोड़ी क्लियर नहीं है। ये अभी बने हैं, PIB के हेड बनाए गए हैं। PIB के ये हेड बनाए गए हैं। ये जो है इनका क्या नाम है? मनीष देसाई नाम है। ये अभी PIB के हेड बनाए गए हैं, जहाँ से ये करंट अफेयर के ज़्यादातर क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो ये बनाए गए, और ये किसकी जगह पे बने हैं? तो राजेश मल्होत्रा की जगह पे रिप्लेस करके बनाए गए। अच्छा, PIB, तो PIB की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1919 शिमला में हुई थी, इसकी स्थापना।
यही हैं इसके हेड, मनीष देसाई। फोटो क्लियर नहीं आई है, ब्लर हो गई है। ये देखिए पीआईबी के हेड बने हैं मनीष देसाई। किसको रिप्लेस किए हैं? राजेश मल्होत्रा इसके पहले थे। 1919 में शिमला में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? तो ये भारत ने ही जीता है और ये पहली बार हुआ है। और पहली बार हुआ है तो इसकी होस्ट कंट्री आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ओमान में हुआ था। और इसमें मेल में, पुरुष में जो है विजेता इंडिया रहा है। किसको हरा के जीता है? तो पाकिस्तान को हरा के जीता है। और महिला में भी विजेता भारत ही रहा है। किसको हरा के? थाईलैंड को हरा के जीता है। ये पहली बार हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार हुआ है हॉकी 5S एशिया कप 2023। अन्य तथ्य देखते हैं हम लोग। तो अन्य तथ्य में फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजन हुआ था अभी। और ये 9वें क्रम का था। इसको जीता किसने था? तो स्पेन ने जीता था। और इसमें किसको हरा कर जीता था? तो इंग्लैंड को हरा के जीता था। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये 15वें क्रम का। इसका होस्ट कौन? उड़ीसा। ये भारत में ही हुआ था, उड़ीसा में। और इसमें जीता कौन था? जर्मनी जीता था। जीता कौन? जैसे जर्मनी जीता। और हाँ, इसमें हारा कौन था? तो बेल्जियम को हरा के जर्मनी जीता था इसमें। और इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 ये जो है कहाँ, ये इंडिया इसमें जीता था। और कौन इसमें उपविजेता हुआ था? तो लेबनान हुआ था इसमें उपविजेता। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये 22वें क्रम का था। ये कहाँ पे हुआ था? तो कतर में हुआ था। और जीता कौन था? तो अर्जेंटीना जीता था। और इसमें उपविजेता कौन बना था? तो फ्रांस बना था। ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 है। और ये देखिए ये फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 है। इसमें हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा आदित्य L1 के बारे में देख लेते हैं। ये क्योंकि अब ये ज़्यादातर एग्जाम्स में अब पूछा जाएगा, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आदित्य L1 मिशन है ये PSLV C57 के द्वारा तो लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ये जो है ये सन हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई। तो इन दोनों के बीच में एक L1 पॉइंट है, लैग्रांज पॉइंट। तो यहीं पर ये मिशन यहीं पर स्थापित होगा। यहाँ पे हॉलो ऑर्बिट है, तो यहीं पर ये मिशन स्थापित होगा। यहीं से ये पूरी सूर्य की स्टडी करेगा। और इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। कितने? तो 7 पेलोड लगे हुए हैं। इसकी हम अलग से एक वीडियो बना दिए हैं, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं इसके बारे में पूरा। और ये जो मिशन है ये लगभग 4 से 4 गुना दूरी है इसकी। और लेकिन सूर्य और पृथ्वी की दूरी का केवल ये 1% ही कवर कर रहा है। इतनी ही दूरी ये तय करेगा, केवल 1%। ये जो L1 पॉइंट है, हालो पॉइंट है, इसको एक बार फिर से क्लियर करके बनाते हैं। जैसे ये हमारा सन हो गया, ये अर्थ है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक L1 लैग्रांज पॉइंट है, यहाँ पे एक हॉलो ऑर्बिट है। यहीं पे रह के ये सूर्य के बारे में पूरी स्टडी करेगा जो है। और अच्छा, ये L1 पॉइंट पे ही क्यों स्थापित हो रहा है? क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे ये, जैसे ये एक पिंड हो गया, ये एक पिंड हो गया, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के मध्य में जो है जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एकदम यहाँ पे बराबर रहेगा। तो कोई भी जब यहाँ पे बराबर रहेगा तो यहाँ पे वस्तु आराम से टिकी रहेगी। तो इसमें क्या है, इसमें ईंधन जो फ्यूल होता है इसकी बहुत कम खपत होगी। तो इसीलिए ये L1 पॉइंट पे भेजा जा रहा है। ऐसे तो जो है 5 पॉइंट हैं। जैसे हम एक फिगर बनाते हैं, ये एक हो गया, यहाँ पे सन हो गया, ये सन है हमारा, और यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया। तो एक तो L1 यहाँ हो गया, एक L2 यहाँ हो गया, ये L2 हो गया। और यहाँ पे जो है L3 हो गया, यहाँ पे L4 हो गया, और यहाँ पे L5 हो गया। 5 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होगा। तो यहाँ पे हॉलो ऑर्बिट है, तो यहीं पे स्थापित किया जाएगा, जिससे ये यहाँ पे आसानी से टिकी रहे। और गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे बराबर, सूर्य अपनी तरफ खींचेगा, पृथ्वी अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे आराम से टिकी रहेगी और फ्यूल भी कम लगेगा। और यहाँ से इस सूर्य की स्टडी आराम से ये आदित्य L1 कर सकता है। और इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। अच्छा, 7 जो पेलोड है, एक तो कोरोना की स्टडी के लिए है, जो सूर्य का बाहरी आवरण है, कोरोना कहते हैं इसको। इसकी स्टडी के लिए कौन सा है? तो VALC है। और एक MAG है जो कि लैग्रेंजियन पॉइंट, ये लैग्रांज पॉइंट L1 है, इसकी स्टडी के लिए है। और 2 इसमें, एक PA पापा और एस्पेक्स ASPEX, ये सोलर जो विंड है इसकी स्टडी के लिए है। और सोलेक्स SOLEX
सोलेक्स और जो है HEL-107, ये दोनों जो है जो वहाँ पर तूफान जो आते हैं उसकी स्टडी के लिए है, एक्सरे फ्लेयर्स के लिए है। तो सातों पेलोड का बता दिया और इसका यही उद्देश्य भी है कि वहाँ कैसे चीज़ें, कोरोना की स्टडी हो गया, सोलर विंड, इन सब की स्टडी के लिए ये भेजा गया है ताकि सूर्य के बारे में अच्छे से हमें और नॉलेज मिल सके। और ये जो है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पे जो है भेजा गया है। ये अर्थ ऑर्बिट से, अर्थ सेंटर ऑर्बिट से इसको ट्रांसफ़र किया गया है L1 पॉइंट से। इतना दूरी ये यहाँ से, अर्थ से यहाँ तक ये तय करेगा, जो कि 1% है दूरी सूर्य और पृथ्वी का, यहाँ तक 1.5 मिलियन किलोमीटर। ठीक, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, सिलेक्शन विथ नम्रता टेलीग्राम का नाम है। और टेलीग्राम का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और कमेंट में पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।